गुड मॉर्निंग। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, जैसा कि हम जनरल साइंस के दौरान परिसंचरण तंत्र में रक्त के बारे में पढ़ रहे थे। रक्त के बारे में हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स और रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका सहयोग और प्यार इसी प्रकार बनाए रखना। मैं आपका साथी गिरधारी कुमावत आपके साथ में हमेशा आपके लिए हर नए टॉपिक के साथ तैयार रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो है हमारा टॉपिक यानी कि कल हमने आरबीसी या डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं बिंबाणु के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्लेट्स। तो बिंबाणु या प्लेट के बारे में पढ़ने के लिए हम लिखते हैं कि इसे चिकित्सा इनकी मेडिकल साइंस में, इनकी मेडिकल भाषा में से क्या कहते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो मेडिकल लैंग्वेज में इसे जो प्लेटलेट्स होती है इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और इसकी संख्या होती है मानव शरीर में, यानी कि मानव रुधिर में संख्या, प्लेट्स की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 4.5 से 5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में, यानी कि 4.5 से 5 या 5.5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में इसकी संख्या होती है। इनकी प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर। उसके बाद में आता है कि इस प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण भी, प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर के अंदर जो हमारी हड्डियों में अस्थि मज्जा होता है, उस अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता फैक्ट है कि मानव रुधिर की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या है। हमें काफी बार पूछा जाता है कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स, यानी कि मानव रुधिर में इन तीनों का अनुपात क्या है, तो इन तीनों का जो अनुपात है वो अनुपात है 600:1:40। यानी कि यदि 600 डब्ल्यूबीसी होगी, 600 आरबीसी होगी, तो 1 डब्ल्यूबीसी होगी और 40 प्लेटलेट्स होगी। यानी कि यह अनुपात हमेशा फिक्स होता है, जो हमें याद रखना है। इसके बाद में अगला आता है कि इस आरबीसी का, बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है, कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है, इनका लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड होता है, जीवन काल इनका होता है 8 से 9 दिन का। काफी बुक में 7 से 8 दिन का भी लिखा हुआ है, 8 से 9 दिन का होता है। या हम इसे कह सकते हैं 1 से 1.5 सप्ताह, यानी कि 1.5 सप्ताह का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल पूछे तो 7 से 8 या 8 से 9 दिन का होता है, यानी कि 1 से 1.5 सप्ताह का होता है। इसके बाद हमें इसमें पूछा जाता है
कि इनकी कहाँ मरती है, तो ये ब्लड में, इनकी खून में ही मरती है तथा वापस ब्लड में ही, यानी कि ये ब्लड में ही मरती है तथा ब्लड में ही इसका पुनः निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कि प्लेटलेट्स को विज्ञान या मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो प्लेटलेट्स को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। फिर आता है कि मानव शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में इसकी संख्या होती है 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर। फिर आता है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो होता है अस्थि मज्जा में। काफी बार प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का अनुपात क्या है, तो अनुपात है 600:1:40। फिर आता है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है, तो जीवन काल है 8 से 9 दिन या 1 से 1.5 सप्ताह का। फिर आता है कि ये कहाँ मरती है और कहाँ बनती है, तो वो होती है कि ये ब्लड में ही मरती है, ब्लड में ही इसका पुनर्निर्माण होता है। फिर आता है कि इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो प्लेटलेट्स के अंदर, इनकी इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। इनकी प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। फिर हमें पूछा जाता है कि इनका आकार कैसा होता है, तो इन प्लेटलेट्स का आकार होता है, इनका आकार वो होता है गोलाकार, ये गोल आकार की होती है, इनका आकार गोलाकार होता है। फिर आता है कि प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो इनका कार्य है वो एक ही प्रमुख कार्य है, रुधिर का थक्का जमाना। रुधिर का थक्का जमाना, यानी कि हमारे शरीर में जब कोई चोट लग जाएगी तो खून बहेगा, और खून बहेगा तो उस खून को बहने से रोकने के लिए रुधिर का थक्का जमना बहुत ही आवश्यक है। तो रुधिर का थक्का जमाने का जो काम करती है, वो काम करती है हमारी प्लेटलेट्स कार्य करती है। तो जब चोट लग जाती है, तो चोट लगने पर हमारा ब्लड बहना शुरू हो जाता है। जब ब्लड बाहर आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो एक प्रोटीन बनाता है, एक रसायन बनाता है, इसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन रसायन बनाता है, यानी कि जब हमारे शरीर से थ्रोम्बोक्सिन रसायन बनाता है, और ये थ्रोम्बोक्सिन रसायन थक्का जमाने में काम करता है। यानी कि जैसे हमारे शरीर में चोट लगी, तो चोट लगने से खून निकलेगा तो एक रसायन बनेगा थ्रोम्बोक्सिन रसायन, और एक थ्रोम्बोक्सिन रसायन जो प्लेटलेट्स के द्वारा बनाया जाता है वायु के संपर्क में, और उसे थक्का बनता है। क्या होता है कि और जब हमारे शरीर में, आपने कल पढ़े थे कि कुछ विभिन्न प्रकार के ब्लड के अंदर प्रोटीन पढ़े थे, हमने जब पढ़ा था हमारा टॉपिक प्लाज्मा, तब कि इसमें 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो क्या करता है कि थ्रोम्बोक्सिन प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में बदल देता है, और प्रोथ्रोम्बिन को फिर फाइब्रोनोजन में बदलता है, और फाइब्रोनोजन होता है वो लास्ट में जाके फाइब्रिन में बदल जाता है। यानी कि ये थ्रोम्बोक्सिन प्रोटीन होता है। तो थ्रोम्बोक्सिन जो प्रोटीन है, ये थ्रोम्बोक्सिन प्रोटीन है, ये थ्रोम्बोक्सिन प्रोटीन क्या करता है कि जो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन रसायन है जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, उस प्रोथ्रोम्बिन को इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, इसको फिर ये बदल देता है फाइब्रोनोजन में,
नोजन, और फाइब्रोनोजन को लास्ट में बदल देता है फाइब्रिन में। और यही फाइब्रिन प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का जमाने में काम आते हैं। तो थ्रोम्बोक्सिन जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन को फाइब्रोनोजन में, फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। और ये फाइब्रिन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से बीमाणुओं के कुछ काम थे जो हमने प्लेटलेट्स के काम पढ़े। फिर आता है कि कुछ 2-3 फैक्ट और है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसके फैक्ट और लिख लेते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब क्या आता है कि इसके 2-3 फैक्ट और है कि जैसे आपने देखा कि ये प्लेटलेट्स होती है जो हमारे शरीर के जो रक्त होता है उसको थक्का जमाने में सहायक होती है। तो क्या हमारे शरीर के अंदर खून जमता क्यों नहीं है? काफी बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बन पाता है। वायु तो शरीर में भी जाती है, हम सांस लेते हैं तब। तो शरीर में रक्त का थक्का जमाने से मानव शरीर में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है, तो इस खून को जमने से रोकने के लिए प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम है हेपेरिन। हेपेरिन प्रोटीन। जब हेपेरिन प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो इसे डॉक्टर बाहर से जो जोंक होती है उस जोंक के रस से बना करके देता है। ये कृत्रिम हेपेरिन है, कृत्रिम हेपेरिन। तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जमने से रोकता है, वो प्रोटीन है हेपेरिन प्रोटीन। आपने देखा होगा कि मनुष्य के रक्त को ब्लड बैंक में भी रखा जाता है। तो जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक में रुधिर को जमने से रोकने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? ये भी फैक्ट काफी बार पूछा जाता है कि जब ब्लड बैंक में खून रखा जाता है तो उसको जमने से रोकने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो वो रसायन है कैल्शियम सिट्रेट या सोडियम ऑक्जिलेट। एक होता है कैल्शियम सिट्रेट या सोडियम ऑक्जिलेट। यानी कि ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए 2 प्रकार के रसायन काम लिए जाते हैं। या तो उस खून में मिला देते हैं कैल्शियम सिट्रेट, या उस खून में मिला दिया जाता है सोडियम ऑक्जिलेट। तो इस प्रकार से रुधिर को मानव शरीर में जमने से रोकने के लिए काम आता है प्रोटीन हो हेपेरिन प्रोटीन। और ब्लड बैंक में जो काम मिला जाता है वो लिया जाता है कैल्शियम सिट्रेट या सोडियम ऑक्जिलेट। फिर आता है कि जब इस प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या रोग हो जाता है? तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाता है, इसमें थक्का नहीं जमता है, थक्का नहीं जमता। और इस रोग का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यह एक शाही बीमारी है। यानी कि इस हीमोफीलिया को शाही बीमारी या इसे क्रिसमस कारक रोग भी कहते हैं, क्योंकि यह
सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हुआ था। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली जो शाही फैमिली थी, तो ये शाही बीमारी कहलाई और क्रिसमस के दिन हुआ था, इसलिए इसका पता चला था, तो इसे क्रिसमस कारक रोग भी कहते हैं। फिर आता है कि ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, आनुवांशिक रोग है। इनकी हीमोफीलिया जो आनुवांशिक रोग है, और इसमें कुछ भी नहीं है कि इस रोग, जिसके अंदर ये रोग हो जाता है, उसके खून का थक्का नहीं जमता है, थक्का नहीं जमता। और जब इस प्लेटलेट्स या विमाणु की वृद्धि हो जाती है, जब वृद्धि होगी तो रक्त में खून गाढ़ा पड़ जाएगा और नस फट सकती है। नस फटने का बीमारी हो सकती है, नस फटने की बीमारी वृद्धि से होती है। कमी से होती है शाही बीमारी हीमोफीलिया, और वृद्धि से होती है नस फटने की बीमारी। तो इस प्रकार से हमने अभी पढ़ा हमारा टॉपिक विमाणु यानी कि प्लेटलेट्स। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं रुधिर समूह या रक्त समूह। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है रक्त समूह। जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? तो इसकी खोज की गई थी, वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंड स्टीनर। कब की थी? तो वो की थी 1900 में। और इसी खोज के लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार। तो कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। और किसके लिए मिला था? तो इस रक्त समूह की खोज के लिए मिला था। और खोज कब की थी? तो खोज की थी 1900 में खोज की थी। और इन खोज करी थी किस समूह के आधार पर? इस खोज का आधार क्या था? तो इन खोज की आधार था, वो था प्रतिजन और प्रतिरक्षी। एक आधार था प्रतिजन और एक आधार था प्रतिरक्षी के आधार पर। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और समूह की खोज कब की थी? 1900 में की थी। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर आता है आधार क्या था? आधार था प्रतिजन और प्रतिरक्षी आधार पर। और इन्होंने रक्त समूह का एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम था ABO ग्रुप। यानी कि ABO ग्रुप के आधार पर इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। और खोज करके इन्होंने 4 प्रकार का रक्त, यानी कि ABO की खोज करके 4 प्रकार का रक्त बना लिया और वो बनाया था। पहला था A, दूसरा B, तीसरा AB, चौथा O। ये 4 समूह हैं। अब क्या होता है कि प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन, और एक होती है प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन तो पाए जाते थे हमारी RBC में, और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं WBC व प्लेट्स में। WBC प्लेट्स व प्लाज्मा में। यानी कि जब हमारे खून का सैंपल निकालते हैं
और उसकी आरबीसी पर चेक करते हैं कि प्रतिजन कौन सा है, और डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट पर चेक करते हैं कि प्रतिरक्षी कौन सी है। तो प्रतिजन होते हैं वो होते हैं ए बी या ए बी, और प्रतिरक्षी होते हैं वो होते हैं ए बी या ए बी। तो जिस आरबीसी में आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। यानी कि हमारी आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन ही हमारा ब्लड ग्रुप कहलाता है। यानी कि जो हमारे आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप कहलाता है। अब क्या आता है देखो, पहला लिख दिया मैंने ए, सबसे पहले लिख देते हैं यहां ग्रुप। ग्रुप में लिख दिया ए बी ए बी, और कोई नहीं मतलब जीरो समूह था जिसे हम नाम लेते हैं ओ। ये जीरो ग्रुप है लेकिन हम इसे ओ पढ़ते हैं। अब यहां मैं लिख देता हूं प्रतिजन, और यहां लिख देता हूं मैं प्रतिरक्षी। यहां ले देता हूं दाता, यहां ले देता हूं ग्राही। यानी कि एक टेबल बनाते हैं और समझते हैं कि जो ए समूह है उसके अंदर प्रतिजन कौन सा है, प्रतिरक्षी कौन सी है। ए अपना खून किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। तो ए समूह के अंदर जो प्रतिजन होता है वो होता है ए, और प्रतिरक्षी होती है वो होती है बी। ए समूह में प्रतिजन होता है ए और प्रतिरक्षी होती है बी, और ये ए तथा ए बी को तो खून दे सकता है और ए तथा ओ से खून ले सकता है। इसी प्रकार इसमें होता है बी प्रतिजन और प्रतिरक्षी होती है ए। ये बी तथा ए बी से तो बी तथा और बी तथा ओ से ले सकता है। इसी प्रकार इसमें होती है प्रतिजन होता है ए बी और प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होती है, और ये ए बी है वो ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ले सकता है ए से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसी प्रकार ओ होता है, ओ में प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है लेकिन इसमें प्रतिरक्षी ए बी उपस्थित होती है। ये ले सकता है, दे सकता है सबको। ये ए को भी दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, और ले सकता है केवल वो ओ से ही ले सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये एक प्रकार की सारणी बना दी हमने। इस सारणी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है, कौन से में कौन सा प्रतिजन है, कौन से में कौन सा प्रतिरक्षी है। अब क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं हमें कि ए ब्लड ग्रुप होता है, उस ब्लड ग्रुप में कौन कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं। तो ए में प्रतिजन होता है ए, प्रतिरक्षी होती है बी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी हमेशा अलग अलग होने चाहिए। सेम होंगे तो आपस में एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति के खून में चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है। एक ही ब्लड ग्रुप के खून, या जैसे कि देखो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए तो वो या तो ए का खून चढ़ा सकता है या ए बी का खून चढ़ा सकता है। नहीं, ए का खून चढ़ा सकता है या ओ का खून चढ़ा सकता है, ग्रहण कर सकता है और अपना खून दे किसको सकता है, तो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है।
यानी कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वह ए को खून दे सकता है या ए बी को भी खून दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? तो ए और ओ से लेगा। इसी प्रकार बी वाला बी को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, लेता किसे? बी से, ओ से। फिर आता है ए बी, तो ए बी केवल ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। तो सबसे ले सकता है, इसका मतलब ए बी कैसा ग्रुप हो गया? तो ये हो गया सर्वग्राही। ए बी ग्रुप हो गया, वो हो गया सर्वग्राही, और जो ओ ग्रुप हो गया वो हो गया सर्वदाता। यानी ओ सबको दे सकता है और ए सबसे ले सकता है। ये दो फैक्ट हो गए। क्या फैक्ट हो गए? आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे खून ले सकता है? तो वो ब्लड ग्रुप है ए बी। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है? तो वो ब्लड ग्रुप है ओ। फिर आता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है? तो ए बी में देखो प्रतिरक्षी अनुपस्थित। फिर आता है कि कौन से ग्रुप में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? तो होता है ओ में प्रतिजन अनुपस्थित होता है। तो ये सारणी आपको याद होगी, तो इस सारणी से हम किसी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद में हमने आगे हमारा आता है कि जब रक्त समूह पढ़ते हैं तो इसके साथ में हमें एक RH फैक्टर पढ़ना होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं RH फैक्टर क्या होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो RH फैक्टर पढ़ते हैं, यानी कि RH कारक। तो RH कारक क्या होते हैं? तो इसकी खोज की थी वो थी कॉर्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने। तो RH कारक की खोज कॉर्ल लैंड स्टीनर व वीनर ने की थी। यानी कि RH कारक है उसकी खोज की थी कॉर्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। कब की थी? तो वो की थी 1940 में। और किस पर की थी? तो रिसस नामक बंदर की RBC पर। यानी कि इन्होंने एक रिसस नामक बंदर था, उस बंदर की खून निकाला, उस खून की RBC देखी। तो इस बंदर नामक खून की RBC पर इन्होंने गोल गोल डी एंटीजन, इनकी प्रतिजन देखे, डी एंटीजन पाए गए। और इन डी एंटीजनों को ही इन्होंने नाम लिख दिया RH कारक। जिसके शरीर में RH कारक उपस्थित होता है, RH कारक यदि RH कारक उपस्थित है तो उसका समूह होता है, वो होता है पॉजिटिव। यदि RH कारक उपस्थित नहीं होता है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है नेगेटिव। तो RH कारक के आधार पर टोटल ब्लड ग्रुप होते हैं, वो होते हैं 8। टोटल ब्लड ग्रुप कितने देंगे? कुल रक्त समूह वो हो जाएंगे 8। कौन से होते हैं? तो A+, B+, AB+, O+, A-, B-, AB-, नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। तो कुल 8 प्रकार के रक्त समूह होते हैं।
इस आरएस कारक के अंदर यदि देखा जाता है, यदि पिता का ब्लड RH पॉजिटिव है तो उसकी संतान का ब्लड भी RH पॉजिटिव होगा। तो इसके अनुसार एक फैक्ट ये है, यदि किसी पिता का RH पॉजिटिव है तो उसकी संतान का भी RH पॉजिटिव होगा। इस RH कारक के आधार पर जो O नेगेटिव होता है और AB जो पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है, वो होता है सर्वदाता, और AB पॉजिटिव होता है, वो होता है सर्वग्राही। यानी कि जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव सबको दे सकता है, लेकिन ले केवल नेगेटिव से सकता है, और जो पॉजिटिव होता है वो सबसे ले सकता है, लेकिन देता केवल पॉजिटिव को ही है। तो सबसे यदि आपको सिंपल पूछे कि सर्वदाता समूह तो वो है O, और यदि नेगेटिव पॉजिटिव पूछ ले तो है माइनस, क्योंकि नेगेटिव O नेगेटिव वाला है वो सबसे दाता होता है, और ग्राही होता है वो होता है AB पॉजिटिव। इसके बाद में आपको एक फैक्ट और है इसका, वो पढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इस RS कारक के आधार पर एक फैक्ट है, रोग है, उस रोग को पढ़ते हैं हम, उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैसोलिस। जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फैटलिस। अब एक इसका एक लास्ट फैक्ट रहा है ब्लड ग्रुप का हमारा, वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या फैटलिस। इनकी इस रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। क्या होता है ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस रोग? क्या होता है? तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस रोग क्या होता है? तो ये होता है कि जब RH पॉजिटिव व्यक्ति का विवाह RH नेगेटिव लड़की के साथ कर दिया जाता है तो उसकी प्रथम संतान जीवित पैदा होती है, जीवित पैदा होती है, लेकिन दूसरी संतान, प्रथम संतान जीवित पैदा होती है लेकिन दूसरी संतान जन्म से पूर्व ही मृत या जन्म से पूर्व ही मर जाती है। इस रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। यानी कि जब RH पॉजिटिव व्यक्ति का विवाह RH नेगेटिव लड़की के साथ किया जाता है तो उसकी पहली संतान जीवित होती है, लेकिन उसके बाद वाली संतान की मृत्यु होती रहती है जन्म से पूर्व या जन्म के समय। तो इस रोगों को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, और इसके लिए हमेशा एक ही
ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, यानी कि जब ब्लड ग्रुप सेम होगा तब ये नहीं होगा। या फिर प्रसव के 24 घंटे पहले एंटी RH का इंजेक्शन लगाया जाता है। जब पता चल जाता है कि ये इसका इरिथ्रोब्लास्टोसिस के कारण होता है तो प्रसव के 24 घंटे पहले एक एंटी RH का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे ये संतान जीवित पैदा हो सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। यदि आपको मेरा पूरा का पूरा टॉपिक और चैप्टर पूरा आपके समझ में आया है तो जरूर इस वीडियो को पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर फैला दो कि जनरल साइंस का परिसंचरण तंत्र टॉपिक के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं सबको पता चले। और साथ ही साथ आप और आपके सभी मित्रों को भी ये वीडियो भेजिए और एक ही अनुरोध करना कि वीडियो को पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आपका इतना सहयोग मिलेगा तो अगला टॉपिक लेके जल्दी आपके सामने में पेश होऊंगा। आपका अपना दोस्त गिरधारी कुमावत। धन्यवाद।